हेलो एवरीवन, मैं हूँ यज्ञ दत्त मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ज्ञान यज्ञ फैमिली में। तो दोस्तों, हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया था और इस कड़ी में हमने अभी तक पढ़ लिया है। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने गर्भावस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज से। उसके बाद हमने शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज को भी बखूबी पढ़ा। और उसके बाद जो अगली अवस्था आती है उसे हम कहते हैं चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। तो आज हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी पूरी गहराई और कई एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। हम सभी इस स्टेज से गुजर के ही बड़े होते हैं। ठीक, देखो, जो चाइल्डहुड है ना, बाल्यावस्था, इसके भी दो स्टेज होते हैं। पहला क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड। क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, और जो इसकी अवधि होती है वह होती है 2 से 6 वर्ष। इतना क्लियर है। और जो दूसरी अवस्था होती है उसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, लेटर मतलब बाद में आएगा, किसके? पूर्व बाल्यावस्था के। तो जो चाइल्डहुड या फिर हमारा जो बाल्यावस्था होता है, ये दो अवस्थाओं से मिलकर ही बनता है। पहला पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, अवधि होती है इसकी 2 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था, इसकी अवधि होती है 6 से 12 वर्ष। इतनी बात क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड शब्द को भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो, चाइल्डहुड दो शब्द से मिलकर बना है, चाइल्ड प्लस हुड। ठीक, इसका ओवरऑल अगर अर्थ निकाला जाए तो क्या होगा? स्टेट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, यानी कि एक छोटा बच्चा होने की अवस्था को दर्शाता है ये। स्टेट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। ठीक, अब इससे हम और अगर तोड़ें तो चाइल्ड का मतलब बच्चा या फिर बालक या फिर बालिका। और इनसे भी ऊपर सिंपल अगर कुछ परिभाषा अगर हम दे सकते हैं चाइल्ड की, तो वह व्यक्ति जो कि एक प्रारंभिक अवस्था में, किसकी? विकास की। ठीक है, वह व्यक्ति जो विकास की प्रारंभिक अवस्था में अभी है। तो प्रारंभिक अवस्था में कौन होता है? प्रारंभिक अवस्था मतलब शुरुआती स्टेज में है तो वो बच्चा ही होगा ना। ठीक, वह व्यक्ति जो विकास की प्रारंभिक अवस्था में है उसे हम क्या कहते हैं? चाइल्ड। ठीक, और जो हुड है, यह एक प्रत्यय है ना, बाद में लगता है, सफिक्स कहते हैं जिसे। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी स्थिति या अवस्था का बोध कराता है ये। किसी स्थिति या अवस्था का बोध कराएगा। हुड यानी फॉर एग्जांपल ब्रदरहुड, नेबरहुड, वो वाला हुड है ये। ठीक है, अवस्था। तो चाइल्डहुड यानी कि बच्चे के रूप में, मतलब बच्चा होने की अवस्था को दर्शाना, स्टेट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड। ठीक है, और इसमें जो बाल्यावस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारा जो विकास होगा, यानी उस बच्चे का जो विकास होगा, वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, इस सारे एस्पेक्ट में अब होने लगेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये जाने कि कितने पार्ट हैं बाल्यावस्था के। दो पार्ट हैं। पहला अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि
अर्ली चाइल्डहुड। अब देखो इसकी अवधि जो होगी वह होगी, कितनी होगी, 2 से 6 वर्ष तक। ठीक। और इसे प्ले एज या फिर टॉय एज भी कहा जाता है। प्ले मतलब खेलना, खिलौना वाला, या फिर टॉय एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो खेलते खेलते दुनिया सीखता है, दुनिया देखता है, दुनिया को समझता है खेलते हुए। खेल में उसकी रुचि सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक, जब भी उसे मौका मिलेगा वो खेलने लगेगा। क्लियर है? तो देखो, पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम विशेषताओं की बात करें या फिर क्वालिटीज़ या फिर इसके जो लक्षण है, तो उसे हम कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो पॉइंट्स होंगे सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं कि हम कितने पॉइंट्स में, किन पॉइंट्स में उसे पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक। तो पहला पॉइंट, हम सबसे पहले हमने विकास के आयाम भी देखे थे, तो अलग अलग आयाम थे ना, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक। तो उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के अगर हम इसे पढ़ें हर स्टेज को, तो वो एकदम अच्छी तरह से माइंड में क्लियर एकदम छप जाएगा। ठीक है। तो हम अर्ली चाइल्डहुड हो या फिर लेटर चाइल्डहुड हो, हम इन्हीं विकास के आयामों को आधार बना करके पढ़ेंगे। ठीक। तो पहला जो पॉइंट होगा, हम क्या देखेंगे इसमें, शारीरिक विकास। ठीक। दूसरा पॉइंट देखेंगे संज्ञानात्मक विकास। तीसरा भाषा का विकास। भाषा का विकास संज्ञानात्मक के अंतर्गत ही ले लिया जाता है कई बार। ठीक। उसके बाद भावात्मक या फिर भावनात्मक, भावनात्मक विकास, और सामाजिक विकास। ठीक। 5 पॉइंट्स मोटा मोटी तौर पे देखेंगे हम। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक पहलुओं में किस किस प्रकार से जो विकास है वो होगा। ठीक। दूसरा संज्ञानात्मक विकास यानी बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक। उसकी सोचने समझने की क्षमता, तर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। भाषा का विकास, लैंग्वेज उसके अंदर वो कैसे भाषाएं सीखेगा। ठीक। भावनात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, किस तरीके से उसके अंदर इमोशंस डेवलप होंगी। और 5वां पॉइंट सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। अब इस दुनिया में जब वो आ चुका है, शैशवावस्था से उसका सामाजिक विकास कौन था, उसका प्रथम समाज, माता पिता, परिवार। अब उससे वो आगे की दुनिया में कदम रखेगा, समाज में बढ़ेगा, स्कूल पहुंचेगा, तो किस प्रकार से उसका सामाजिक विकास होने वाला है ये हम देखेंगे। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला पॉइंट किसको बेस बना के हम पढ़ेंगे, शारीरिक विकास। ठीक। पहला पॉइंट क्या देखेंगे, शारीरिक विकास। ठीक। तो देखो, पूर्व बाल्यावस्था वाली स्टेज में ना शारीरिक विकास कुछ इस प्रकार होता है कि वो क्या करता है, सबसे पहले तो देखो हमने क्या शुरू में जाना कि यह प्ले एज, टॉय एज है। ठीक है, तो वो सबसे पहले से इसमें कहाँ जाता है, प्ले वे में जाता है। प्ले स्कूल में जब हम उसको दाखिला दिलवाते हैं ना बच्चों को, तो खेलना कूदना वो शुरू कर देता है, खेलता है, कूदता है। ठीक। दौड़ता है। ठीक। गेंद पकड़ना सीखने लगता है। क्लियर? शारीरिक विकास हो रहा है ना यहाँ पे। और इसी स्टेज में जो उसका प्रेफरेंस है, हैंड प्रेफरेंस। ठीक। हैंड प्रेफरेंस का मतलब क्या, यहाँ मैंने लिखा है ना, हैंड प्रेफरेंस, हैंड का मतलब हाथ और प्रीफर मतलब प्राथमिकता। तो कोई देखो, हम में से जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई कोई राइटी है, कोई लेफ्टी है, यानी कोई राइट हैंडेड है, कोई लेफ्ट हैंडेड है। तो वो राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा, यह डिसाइड इसी अवस्था से होने लगता है। ठीक। वो बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा है या फिर लिख रहा है, अगर वो लेफ्ट हैंड का प्रयोग कर रहा है, तो बहुत चांस है कि वो आगे चल करके अब अपनी आदत में राइट हैंड से ही लिखना, ड्राइंग करना या फिर सारे जो मेन उसके क्रियाकलाप हैं वो अपने राइट हैंड को यूज़ करने लगेगा। और लेफ्ट हैंड से अगर उसने आदत बनाई तो फिर वो लेफ्ट ही होगा। क्लियर है? शारीरिक विकास में इतना ही मोटा मोटी देखने को मिलता है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास।
संज्ञानात्मक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट आते हैं, कौन? जीन पियाजे। हम आगे जब मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे ना, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, तब इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे कि वो इन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा है। ठीक तो अभी इतना जान लो कि जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे, इन्होंने इस अवस्था को क्या कहा है? पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने जो नाम दिया है वह है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो इस स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, संज्ञानात्मक विकास? तो देखो, इस स्टेज में जब बच्चा आता है तो सबसे पहला तो उसमें स्वकेंद्रिता की भावना आने लगती है। क्या कहा मैंने? स्व केंद्रिता की भावना आने लगती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। क्या कहेंगे? ईगो सेंट्रिज्म। इसमें बच्चा क्या करता है? केवल ना अपने दृष्टिकोण से ही वो सोचता है। ठीक है, जो बच्चा होगा ना, इसमें वो केवल ही केवल अपने दृष्टिकोण से ही सोचेगा वो। ठीक, वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाता या फिर समझना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही सब देख रहे हैं। ठीक, उससे अगर पूछा जाएगा कि मान लो कमरे में टीवी चल रहा है, ठीक है, और टीवी के सामने एकदम वो खड़े हो जाए और कोई दृश्य है और वो दृश्य उस बच्चे के खड़े हो जाने के कारण बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे क्या लगेगा कि मैं जो देख रहा हूँ या देख पा रहा हूँ वही चीज़ बाकी लोग भी आराम से देख पा रहे हैं। मतलब यहाँ वो इस तरीके से सोच नहीं पाएगा कि ये बाकी लोग जो बैठे हैं सोफे पे, तो मैं जो टीवी के सामने आकर खड़ा हो चुका हूँ, तो मुझसे उनको देखने में दिक्कत हो रही है या फिर वो देख नहीं पा रहे हैं, ये सब वो सोचेगा ही नहीं। ठीक है, उसे लगेगा कि मैं देख पा रहा हूँ ना जो, तो ये लोग भी वही देख रहे हैं, यानी मैं जो देख रहा हूँ वही सब देख रहे हैं। ठीक, तो यह जो है बौद्धिक सीमा होती है, घमंड वाली बात इसमें नहीं आती। ठीक, एक होता है सेल्फ सेंट्रिक, यानी कि अहम केंद्रित, उसमें अहम या फिर घमंड की भावना आ सकती है। ठीक है, देखो, सेल्फ सेंट्रिक अगर होगा तो वह व्यवहार पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो एक व्यवहारिक प्रवृत्ति में आएगा। कौन? सेल्फ सेंट्रिक। ठीक, यानी कि उसमें जब व्यक्ति जो है ना अपने हित, इच्छा या फिर ज़रूरत को ही प्राथमिकता देगा। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चों को अगर एक चॉकलेट दी जाएगी ना, तो पहला बच्चा बोलेगा कि यह मेरी है, पूरी की पूरी मैं ही खाऊंगा। वो जानता है कि दूसरा बच्चा भी चाह रहा है कि मुझे भी मिले, लेकिन वो फिर भी खुद को ही प्राथमिकता देगा। तो ये जो बिहेवियर है वो सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस अगर इसमें जाने ईगो सेंट्रिक और सेल्फ सेंट्रिक में, तो जो ईगो सेंट्रिक है वो पूर्व बाल्यावस्था में पियाजे ने बताया था। ठीक, पियाजे से संबंधित है और यह बौद्धिक सीमा को परिभाषित करेगा। बौद्धिक सीमा, यानी कि बच्चा इतना ही सोच पाता है कि मैं जितना देख रहा हूँ बाकी लोग भी वही देख रहे हैं। ज़्यादा वो मतलब चालाकी या फिर उसका अर्थ नहीं निकाल पाता, वो उतना ही सोच पाता है, उस अवस्था में कितना ही सोचेगा। लेकिन सेल्फ सेंट्रिक जो है वो बौद्धिक सीमा में भी हो सकता है और व्यवहारिक, सामान्य व्यवहारिक शब्द है ये। ठीक है, इसमें एक व्यवहारिक स्वार्थ निहित होगा। ठीक, इगोसेंट्रिक जो पियाजे बताते हैं उसमें दूसरे का दृष्टिकोण वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन सेल्फ सेंट्रिक में समझेगा भी और लेकिन समझने के बाद भी खुद को ही प्राथमिकता देगा। ठीक, अगर आयु विशेष की बात की जाए तो इगोसेंट्रिज्म जो है वो पूर्व बाल्यावस्था में ज़्यादातर देखने को मिलेगी और सेल्फ सेंट्रिज्म जो वो किसी भी आयु में संभव है। ठीक, और एक लाइन में अगर कही जाए तो ईगो सेंट्रिक में बच्चा समझ नहीं पाता और सेल्फ सेंट्रिक में व्यक्ति समझकर भी खुद को ही चुनता है। ठीक, हर स्व केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिक बच्चा जो है घमंडी नहीं होता, बस वो अपनी एज के अनुसार, आयु के अनुसार सोच रहा होता है। इतनी बात क्लियर है? स्व केंद्रिता यानी कि ईगो सेंट्रिज्म। ठीक, अब आता है लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की कमी। लैक ऑफ कंजर्वेशन, अब ये क्या है लैक ऑफ कंजर्वेशन? तो देखो, इसमें जब बच्चा ये नहीं समझ पाता ना कि किसी भी मतलब चीज़ का मात्रा, द्रव्यमान या फिर संख्या या आयतन, ठीक, आकार बदलने से वो नहीं बदलता है।
सबसे पहले देखो, कंजर्वेशन की अगर बात की जाए तो कंजर्वेशन का अर्थ ये निकाल सकते हैं कि रूप बदल जाए लेकिन मात्रा वही रहे। रूप बदल जाए पर मात्रा वही रहे। अब इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? तो देखो, एक कटोरी है, ठीक है, इसमें कुछ पानी है, मान लो 200 ml, और एक लंबा सा क्या है, गिलास है, ठीक है। 200 ml पानी इसमें भी है। पानी की मात्रा ना दोनों में सेम टू सेम है, लेकिन बच्चा क्या करेगा? बच्चा कहेगा कि गिलास की ऊंचाई एकदम ज़्यादा है, यानी कि इसमें ज़्यादा पानी आता होगा, ठीक। यानी कि बच्चा यह समझ नहीं पाता कि आकार बदलने से मात्रा भी नहीं बदलती है। आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती, यह वह समझ नहीं पाता, यानी लैक होता है उसमें, संरक्षण की कमी होगी, लैक ऑफ कंजर्वेशन इसे कहते हैं। क्लियर है? फिर से समझा देता हूँ। संरक्षण की कमी यानी कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, दैट मीन्स रूप बदल जाए लेकिन मात्रा वही रहे, ये हो गया कंजर्वेशन। रूप बदल जाए लेकिन मात्रा वही रहे, मात्रा द्रव्यमान, संख्या या आयतन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और लैक होना मतलब कि जब बच्चा यह समझ ही नहीं पाता कि आकार बदल देंगे तो उसकी मात्रा नहीं बदलती, इसका ज्ञान उसको नहीं हो पाता, ठीक है। इसे कहते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। और इसी में एक सेंटेंस आ जाएगा कि वह ये समझने को तैयार ही नहीं होता, लैक करता है, और उसका जो ध्यान केंद्रित होगा वह एक ही पहलू पे ध्यान होगा, एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर देगा। तो इसे कहते हैं सेंट्रेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रेशन। अब एक ही पहलू क्या है यहाँ पर? तो इस गिलास में जो उसको ऊंचाई लग रहा है ना, कि कटोरा जो है, कटोरी जो है वो तो छोटा है, उसकी हाइट छोटी है, लेकिन गिलास जो है लंबा और बड़ा दिखाई दे रहा है ना गिलास इसके कटोरी के सामने, तो उसका जो एक ही पहलू क्या हुआ? ऊंचाई, ठीक है। वो इस ऊंचाई को लेकर ही बैठेगा और कह देगा कि नहीं 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 नहीं, पहले गिलास में जो है ना पानी की मात्रा ज़्यादा है और कटोरी में पानी की मात्रा कम है, ठीक है। छोटे बच्चों में अक्सर अक्सर ये देखने को मिलता है। क्लियर? अब देखो तीसरा पॉइंट, प्रतीकात्मक सोच, यानी कि सिंबॉलिक थिंकिंग करता है वो। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक सोच यानी कि सिंबॉलिक थिंकिंग देखने को मिलेगी। अब ये सिंबॉलिक थिंकिंग क्या होगा? तो देखो, ए फॉर उसको क्या दिखा दिया जाएगा? एप्पल, सेब, ठीक है। अब जैसा भी इस एप्पल बना है, बना है। क्लियर? बी फॉर उसे बॉल, ये टेनिस बॉल है, ठीक है, या फिर फुटबॉल कह सकते हो। यानी कि वह प्रतीकों के माध्यम से सोचेगा। क्लियर है? वो गुड़िया से बात करेगा। गुड़िया मीन्स खिलौना होता है ना, गुड्डा गुड़िया मार्केट में मिलता है जो, वह उनको पकड़ के उनको लेकर के खेलेगा और उससे क्या बातें करेगा? बातें करेगा, कुछ इस तरीके से बात करेगा कि मानो कि वो जो गुड़िया है वो सच में जीवित बच्चा हो। तो इस स्टेज में वह बात करता है, तो इसका मतलब ये कोई डेफिशिएंसी या फिर हंसी वाली बात नहीं है, यह उसकी कल्पना शक्ति का विकास है। वो अपनी कोई भी लकड़ी का डंडा पकड़ के दोनों पैरों बीच में रख के वो कहेगा कि छुक 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 मेरी ये घोड़ा है या फिर ट्रेन है, चलो ऐसे। इस तरीके से वो ना सिम्बॉलिक थिंकिंग करता है। क्लियर है? प्रतीकात्मक सोच यहाँ तक, ठीक है। अब आता है भाषा विकास। भाषा विकास, भाषा विकास में इस स्टेज में जो भाषा विकास है ना बहुत तेजी से होगा, ठीक। शैशवावस्था में तो वो कुछ ही शब्द बोल पा रहा था, लेकिन यहाँ से उसका सामाजिकरण यानी कि सामाजिक परिवेश भी बढ़ेगा, तो फिर उसको जाहिर सी बात है वह समाज में आकर के बहुत सारी भाषाएं, भाषा मतलब कि शब्द भंडार उसका जो तेजी से बढ़ता है। भाषा विकास, ठीक, तेजी से होगा एकदम। शब्द भंडार जो है वह भी तेजी से बढ़ेगा। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या है? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की। जब भाषा अर्जन या फिर लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ेंगे ना, तो इनकी थ्योरी और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक।
तो ये क्या कहते हैं भाषा विकास को लेकर कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर के बच्चा पैदा होता है। तो इस क्षमता को उन्होंने क्या नाम दे दिया है, LAD। LAD का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है। जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें हम और डिटेल में डीप में जाएंगे। फिलहाल इतना जान लो कि पूर्व बाल्यावस्था में जो भाषा विकास है वो तेजी से होता है। शब्द भंडार यानी कि उसको वोकैबलरी है वो भी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, वो वाक्य निर्माण करना शुरू कर देगा, कहानियाँ पोयम्स याद होने लगेंगी उसको धीरे धीरे, और वो बोलना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 साल में अगर वो पानी कहता है, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर वो 2 साल का है और कहता है सिर्फ पानी, ठीक, 3 साल का होने का तो कहे होने के बाद क्या कहने लगेगा वो, मम्मी पानी दो। ठीक, 5 साल का होगा तब उसका शब्द भंडार बढ़ते जा रहा है और फिर वो लंबे लंबे वाक्य भी बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, 2 साल में क्या कहा, पानी, सिर्फ पानी बोल पा रहा है बेचारा। 3 साल का होने के बाद क्या सीख लिया और कुछ शब्द सीख चुका है, अब कहने लगा वो उनको जोड़ करके, मम्मी पानी दो। अब क्या कहेगा, मम्मी मुझे ठंडा पानी दो, प्यास लगी है। तो जो 2 साल में उसके पास सिर्फ पानी एक शब्द था बोलने के लिए, धीरे धीरे उसके पास शब्द भंडार बढ़ने लगे और वो मम्मी पानी से सिर्फ मम्मी पानी दो पे गया, और उसके बाद फिर और लंबे लंबे वाक्य बोलने लगा, मम्मी मुझे ठंडा पानी दो, प्यास लगी है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इस स्टेज को मतलब यूं कह लो कि वोकैबुलरी एक्सप्लोजन, शब्दों का विस्फोट होता है इस समय। क्या होता है, शब्दों का विस्फोट, उसके पिटारे में कई सारे शब्द जुड़ेंगे। वोकैबुलरी एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक, क्लियर है इतनी बात? और क्या होगा पूर्व बाल्यावस्था में, और क्या देखने को मिलेगा, नकल करके सीखता है वो, क्या बोलते हैं, इमिटेशन से, अनुकरण कहते हैं। भाषा जो वो सुनता है घर में बड़ों को बोलते हुए, वह दोहराना शुरू करता है। अगर घर में वो बड़ों को देखा कि जो है ये थैंक यू कहते हैं या फिर धन्यवाद कहते हैं, तो फिर वो भी ना थैंक यू बोलना सीख जाता है। कोई उसकी हेल्प कर देगा तो वो देख देख करके सीखा रहता है ना, अनुकरण करके। और ये अनुकरण वाला जो सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बैंड्यूरा आते हैं। अल्बर्ट बैंड्यूरा का सिद्धांत है, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है अनुकरण यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखते हैं या फिर लर्न करते हैं। ठीक है। अब देखो, पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा वाली अवस्था होती है, इसलिए इसको और क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग एज। इसमें बच्चा ना WH यानी कि क्यों, कैसे, कहाँ, दिन में वो 100 बार पूछ सकता है। क्यों, कैसे, मतलब सवाल पूछ पूछ करके वो क्या करेगा, परेशान कर देगा। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह जो उसका प्रश्न पूछना है ना, यह उसकी जिज्ञासा, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, इसका संकेत होता है। तो इसमें खुश होना है, उसको डांट फटकार के उसको शांत नहीं कराना। ठीक है, यह उसकी बुद्धि प्लस भाषा विकास भी तो हो रहा है ना, सिर्फ बुद्धि का विकास तो हो ही नहीं रहा ना, बुद्धि के साथ भाषा विकास का संकेत है यह उसका प्रश्न पूछना। प्रश्न तो उसके कुछ भी हो सकते हैं ना, कि मम्मा ये आसमान नीला क्यों है। भगवान के बारे में आप पूजा देखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो ये भगवान रहते कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है। या फिर सबको देखता है कि बड़े बड़े हाइट हैं इनके, हम छोटे से हैं, तो मैं मम्मी बड़ा कब होऊंगा। मतलब अलग अलग तरीके की वह प्रश्न पूछने लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब देखो, भावनात्मक विकास पे आते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर कैसे होगा। ठीक है, भावनात्मक विकास
यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इस स्टेज पे। ठीक है, शैशवावस्था में उतना कुछ इमोशनल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है, लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद पूर्व बाल्यावस्था से इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ से क्या होने लगता है, स्टार्ट होता है। क्लियर है? अब देखो इमोशनल डेवलपमेंट पे एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन, इन्होंने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। अभी मैं जो बीच बीच में इनके सिद्धांत बता रहा हूँ ना, ये सब सिद्धांत हम एक साथ आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और उन्हें अच्छे से याद भी कर लेंगे कुछ ट्रिक्स की सहायता से। अभी टेंशन मत लेना, बस यहाँ जान लो कि एरिक एरिक्सन महोदय ने कहा क्या है भावनात्मक विकास को लेकर के, किस अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, अभी हम पूर्व बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं ना। तो देखो इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी या फिर टर्म दिया, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है एरिक एरिक्सन ने एक टर्म दिया या फिर एक सिद्धांत दिया, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। ठीक, अगर पहल की बात की जाए तो कैसे समझेंगे पहल क्या है आखिर इसमें और ये गिल्ट क्या है। तो देखो बच्चा जो है वो नई नई एक्टिविटीज शुरू करता है इसमें। ठीक, नई नई एक्टिविटीज सीखता है और शुरू करता है, सवाल पूछता है, सवाल पूछता है, खुद से ना कुछ भी खेल शुरू कर देगा। वो मगन रहता है ना बच्चे अपने में ही, खेल शुरू करता है या फिर कोई रोल प्ले करने लगेगा। भूमिका कहता है ना, रोल प्ले करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो बच्चा यहाँ क्या कह रहा है, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, और क्या किया, कोई सा भी मतलब रस्सी हो गया, उसको क्या समझ के, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर लगाते हैं ना, तो ये स्टेथोस्कोप समझ करके वो गले में रस्सी को डाल लेगा और खेलने लगेगा कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, देखो मैं डॉक्टर हूँ। अब ये देख करके पेरेंट्स या फिर शिक्षक, कोई भी हो सकता है, अगर ये कहें कि बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, क्या कहें, बहुत अच्छा, शाबाश, तो फिर उसमें जो है ना, ये इनिशिएटिव शब्द में जो लिखा ना, ऊपर में लिखा है ना, तो अब बच्चे पे क्या असर होगा ये सुन करके, पहल या फिर इनिशिएटिव करने की जो भावना है वो विकसित होगी। और साथ ही साथ उसका जो कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास है वो भी बूस्ट होगा और बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ठीक, ये एक कंडीशन है इनिशिएटिव वाला। अब एक कंडीशन ये देखो, अगर इसी की जगह पेरेंट्स ये कह देते हैं कि चुपचाप बैठ जा, फालतू काम मत कर, ठीक है, डांट दिया अगर, तब फिर उसमें क्या भावना विकसित होगी, गिल्ट वाली, यानी कि अपराध बोध की भावना उसके अंदर विकसित हो सकता है। इसका चांस, इसकी जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चों को हमेशा कुछ भी वो एक्टिविटी करते हैं ना इस तरीके का, इनिशिएटिव लेते हैं खुद से कुछ सीखना या फिर, तब उनको हमेशा प्रोत्साहित करो, उनको सपोर्ट करो। अगर उन्हें आप उस समय पे डांट के फटकार के चुप बैठ क्या करता है ये वो, फिर उसे मतलब उसको डरा दिया, तो फिर उसमें गिल्ट या अपराध बोध की भावना विकसित हो जाएगी और वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मुझसे कोई गलती हो गई लगता है, ठीक है, या मुझे अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और वो इस चक्कर में कोई भी तरीके का क्रिएटिव चीज़ वो काम सीख ही नहीं पाएगा। क्लियर है?
समझ आ गया भावनात्मक विकास, यानी कि यह स्टेज जो है वो भावनात्मक विकास को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। क्लियर? अब देखो एक और स्टेज कौन सा बच गया, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। इसमें अब देखो धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा है, शैशवावस्था से आगे की अवस्था में पहुंच रहा है, तो पहले तो वो अकेले खेलता है, ठीक है, पहले अकेले खेलता है, उसके बाद समानांतर समानांतर खेल शुरू करता है, यानी कि पैरेलल प्ले कहते हैं इसको, समानांतर खेल, यानी कि वो उसमें दो बच्चे लोग आपस में बैठ करके खेलेंगे और आपस में बातचीत कम करेंगे, ठीक है, खेल तो रहे हैं दो जन साथ में बैठ करके बट आपस में बातचीत कम है, तो इसी को क्या कहते हैं, पैरेलल प्ले। ठीक है, उसके बाद फिर वह आगे और जब विकास होगा फिर वह समूह ग्रुप में भी खेलना शुरू करेगा। हालांकि ये आगे चला जाएगा तब उत्तर बाल्यावस्था वाली स्टेज में गैंग एज बोलते हैं ना, ग्रुप बनाता है, यानी नींव यहीं से पड़ रही है सामाजिक विकास की। समूह में जाने से पहले वह दोस्तों में अब पहुंचना शुरू करेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में हमने इतनी चीज़ें देखी। ठीक है, अब देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ देखना क्या लिखा है, पूर्व बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी कहते हैं, सही है, टॉय एज, प्ले एज। भाषा कौशल में प्रगति, मैंने बताया कि भाषा विकास बहुत तेज़ी से होगा, शब्द भंडार बढ़ेगा, वोकेबलरी एक्सप्लोजन कहते हैं ना, जिससे शब्द भंडार बढ़ेगा तो वह लंबे लंबे वाक्य भी बोलना सीख जाएगा। भाषा अर्जन, नोम चॉम्स्की वाला, कि बच्चे जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता लेकर के पैदा होते हैं, क्या नाम दिया था, LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। स्वतंत्रता की भावना आना शुरू हो जाता है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता बट कहने लगता है कि मैं खुद अपने हाथ से खाऊंगा, खुद कपड़ा पहनूंगा, भले वह उल्टा कपड़ा पहन लेगा, चप्पल पहनेगा तो उल्टा चप्पल पहन लेगा, खुद से पहनूंगा कहेगा। ठीक है, स्वकेंद्रित, यहाँ सेल्फ लिखा है, ईगो सेंट्रिक। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्टेज, उसे लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वही बाकी लोग भी वही देख रहे हैं। ठीक, प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक एज, मैंने बताया ए फॉर एप्पल, सेब को देख करके वो समझेगा। ठीक है, गुड़िया से बात करेगा, सोचेगा कि यह सच में जीवित है। ठीक, कल्पना और जिज्ञासा, क्वेश्चनिंग एज, क्यों कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रेफरेंस, यहीं सेट हो जाता है कि वो लेफ्टी होने वाला है कि राइटी। बचपन से अगर वो राइट हैंड यूज़ करेगा तो फिर वो राइटी बन जाएगा, लेफ्ट हैंड का यूज़ करेगा ड्राइंग, कोई चीज़ खेलने में या वस्तुओं को पकड़ने में, मतलब बेसिक चीज़ों को अपने करने में, तो हैंड प्रेफरेंस यहीं से सेट होगा उसका। पियाजे ने इसे क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है, ये मैंने बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब आती है बारी किसकी, उत्तर बाल्यावस्था की, सेकेंड वाला स्टेज। ठीक तो उत्तर बाल्यावस्था को हम पढ़ते हैं। तो देखो उत्तर बाल्यावस्था को और कौन सी अवस्था कहते हैं, स्कूल एज या फिर गैंग एज भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्ड हुड, 6 से 12 वर्ष इसकी अवधि रहेगी। ठीक, पॉइंट्स देख लो, इसे कहा जाता है स्कूल एज या फिर गैंग एज। गैंग एज का मतलब समूह बनाना शुरू करेगा वो, ठीक है, मित्रों का प्रभाव बढ़ने लगेगा, टीम भावना विकसित होना, ये सब लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज में आता है। तो चलो इसको भी हम विकास के आयाम मैंने 5 पॉइंट बताए थे ना, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, भाषा वाला, तो इसे भी उन्हीं पॉइंट्स पे पढ़ते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को बेस बना करके। तो पहला क्या है, शारीरिक विकास, पहला है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। क्लियर है? तो इसमें जो मसल्स हैं ना वो स्ट्रांग होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। ठीक है, खेलों में उसकी रुचि बढ़ना शुरू होगा, खेलों में उसकी रुचि बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब वो बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब की तरफ भी आकर्षित होना शुरू कर देगा। ठीक है, इससे स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। स्फूर्ति मतलब एकदम एक्टिव,
स्फूर्ति की अवस्था, और स्फूर्ति वो शारीरिक पक्ष से जुड़ा है, इसलिए शारीरिक विकास में हम इसे पढ़ रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में उसके अंदर जो ऊर्जा है वह अधिक होती है। ठीक है, एनर्जी लेवल एकदम हाई रहेगा। ठीक है, वो घंटों तक क्रिकेट या फिर कबड्डी खेल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसमें इतनी ऊर्जा होगी कि वह कई घंटों तक सुबह से शाम तक क्रिकेट या फिर जो भी खेल खेल रहा है बाहर जाके वो खेल सकता है। क्लियर है शारीरिक विकास। अब दूसरा, संज्ञानात्मक विकास। देखो इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, और नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो। ठीक है, हम सीडीपी की सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, बिना कोई ऐप, बिना कोई पेड क्लास या फिर नोट्स के, मैं सारी चीज़ें यूट्यूब पर देता जा रहा हूँ। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास। अब देखो फिर से हम जीन पियाजे को याद करेंगे। किसे याद करेंगे? जीन पियाजे। तो उन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा था? प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा था ना। तो इसे क्या कहते हैं जीन पियाजे? इस अवस्था को वो कहते हैं, क्या कहते हैं? इस अवस्था को वो कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट मतलब ठोस या फिर मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स अगर हम पढ़ें तो बच्चा क्या क्या करता है। ये हम उत्तर बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं ना, तो पहला तो वो तर्क कर सकता है। ठीक, बच्चा इसमें क्या कर सकता है? तर्क कर सकता है, यानी कि लॉजिकल तरीके से सोचने लगेगा। देखो संज्ञानात्मक में जब हमने पूर्व बाल्यावस्था में पढ़ा था तो गिलास और पानी वाला एग्जाम्पल था ना, लैक ऑफ कंजर्वेशन, लेकिन यहाँ पे वो कंजर्वेशन को समझने लगेगा। समझने लगेगा मतलब कि अब उसे एक कटोरी और एक गिलास सेम पानी की मात्रा भर के अगर दी जाए तो वह बताएगा कि पानी दोनों में बराबर है। अब उसका ज्ञान इतना बढ़ चुका होगा कि वह अब कंजर्वेशन समझने लगेगा इस चीज़ को कि नहीं, गिलास बदलने से पानी की मात्रा थोड़ी बदलेगी। इसमें 200 ml भरा है और कटोरी में 200 ml भरा है, तो पानी तो दोनों में एक ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? वर्गीकरण कर सकता है वह, क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर आप कहें कि 5 एप्पल है और 3 मैंगो है, यानी कि 5 सेब और 3 आम रखा हुआ है, और आप क्वेश्चन कर दें कि सबसे ज़्यादा क्या रखा हुआ है, फल या सेब। ठीक है, फल या फिर सेब, सबसे ज़्यादा कौन सा है, यह प्रश्न आपने पूछ दिया, तो बच्चा क्या कहेगा? क्या कहेगा? वह कहेगा कि दोनों तो फल ही है ना, तो फल ज़्यादा है। क्लियर है? अब वह वर्ग और उपवर्ग में डिफरेंस मतलब समझने लगा है। ठीक, क्लियर है इतनी बात? गणना कर सकता है वह। उसे मार्केट भेज दोगे पैसे लेकर के कुछ सामान लाने, तो वह बखूबी सामान जितने की आएगी उतना सामान खरीदेगा, और बचे हुए पैसे भी वो गिनती करके लेता हुआ आएगा। ठीक है, गणना करने लगेगा, क्रमबद्धता सीख जाएगा, यानी कि सीक्वेंस में कोई चीज़ को जमा कर रखना। ठीक है, तुलना करना सीख जाएगा, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। मतलब उसका जो संज्ञानात्मक विकास है ना, वह बहुत तेज़ी से इस अवस्था में होता है, क्योंकि वो स्कूल भी जाने लगा है ना, स्कूल एज इसीलिए ना कह रहे थे। ठीक, भाषा और तर्क का विकास भी होता है, वो कहानियाँ बड़ी बड़ी पढ़ने लगता है, सारांश लिख सकता है। कोई कहानी अगर उसको पढ़ा दी जाए और कह दिया जाए कि इसका समरी लिख दो, तो वो लिखने लगेगा। गणितीय जो प्रॉब्लम्स होती है मैथमेटिक्स, वो भी सॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक, संज्ञानात्मक विकास में। लेकिन एक पॉइंट है कि जो जितना भी वो सोचेगा वह ठोस वस्तुओं तक सीमित रहती है, इसलिए इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं ना। अमूर्त तो वो किशोरावस्था में आने के बाद सोचता है। ठीक है, एकदम अध्यात्म से परे, एकदम कहते हैं ना अमूर्त चिंतन, वो सब किशोरावस्था में होगा। क्लियर है इतनी बात?
संज्ञानात्मक के बाद हम आते हैं अब किसमें, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास में शुरू में हमने देखा इसे क्या कहते हैं, गैंग एज। गैंग बनाएगा, गैंग मतलब कि मारपीट वाला गैंग नहीं, समूह, टोली बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, मित्रों का प्रभाव बढ़ जाएगा इसमें, मित्रों का प्रभाव हावी होने लगेगा उस पर, वो माता पिता से ज़्यादा मित्रों की बातों को प्राथमिकता देगा। ठीक, समूह भावना या फिर टीम भावना ये भी बढ़ेगी। ठीक है, सामाजिक विकास, उसका ग्रुप बढ़ रहा है ना, क्लियर है। नैतिक विकास इसी स्टेज में देखने को मिलेगा। नैतिक विकास मतलब कि क्या सही है क्या गलत है उसे सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, नियम मानेगा, ठीक, सही गलत समझेगा। और नियम क्यों मानेगा, क्योंकि उसे यह समझ में आएगा कि जो अच्छे बच्चे हैं ना वही मतलब नियम फॉलो करते हैं, अच्छे बच्चे नियम मानते हैं। ठीक है, नैतिक विकास के बाद हम आते हैं किसमें, भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास से फिर से कौन याद आ गए, एरिक एरिक्सन। देखो पूर्व बाल्यावस्था में उन्होंने कहा था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया टर्म, किसने, एरिक एरिक्सन ने। यहाँ उन्होंने कहा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब ये क्या साठ सा वर्ड है, तो सबसे पहले हिंदी में जान लो, कर्मठता बनाम इन्फीरियरिटी मतलब हीन भावना। ठीक है, अब इससे एक्सप्लेन करूं, कर्मठता मतलब कि अब बच्चा जो है ना वो कार्य करना सीख जाएगा, कार्य करना सीखता है, किसी चीज़ को सीखता, सीखना भी सीखेगा, मतलब सीखना चालू कर देगा और उपलब्धि पाना चाहता है, वो अचीवमेंट हासिल करना चाहता है, यानी कि वो ऐसी एक्टिविटी करेगा कि जिसमें वह कुछ सीखता है और उस काम को कंप्लीट करके अपनी उपलब्धि में उसे जोड़ना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर वो मेहनत से, मान लो वो बच्चा क्या कर रहा है, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, उसने मेहनत की इस पे, प्रोजेक्ट पे, ठीक, और कंप्लीट करने के बाद दिखाया किसे, टीचर को या फिर पेरेंट्स को। ठीक, अब टीचर कह दे, क्या कह दे, शाबाश बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, या फिर वेल डन, तो उसमें कौन सी भावना का विकास होगा, इंडस्ट्री कहते हैं इसको, ये टर्म ऐसा दिया गया है, यानी कि कर्मठता, कार्य क्षमता, इस भावना का ना विकास होगा, एकदम से वो खुश होगा कि हाँ मैं और मेहनत करूँगा। ठीक, अब देखो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके वह टीचर को दिखाया, अब टीचर यहाँ पे क्या कर दे, कह दे कि ये कैसा घटिया प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। और सबसे फेमस हमारे देश में है ना एग्जाम्पल, शर्मा जी का बेटा वाला, शर्मा जी के बेटे को देखो उसने क्या बढ़िया काम किया है, क्या बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब उसको, मतलब उसमें हीन भावना डाल दी, तो इस समय में कौन सी भावना का विकास हो जाएगा उसमें, इन्फीरियरिटी, यानी कि उसमें हीन भावना विकसित हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, आई बात समझ में, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, शिक्षक अगर बच्चे की मेहनत पे कहे कि शाबाश बहुत अच्छा काम किया, उससे मोटिवेट करे, तो उसमें इंडस्ट्री भावना यानी कर्मठता, कार्य क्षमता ये विकसित होगा। और तुलना कर दिया जाए वहीं पे अगर, या फिर उसकी काम को छोटा दिखा दिया जाए या फिर डांट दिया जाए, तो उसमें इन्फीरियरिटी मतलब कि हीन भावना का विकास हो जाएगा। विकास होगा तो क्या ये अच्छा है, बिल्कुल नहीं अच्छा। ठीक, अब एक टर्म आता है मिथ्या परिपक्वता। क्या टर्म है, मिथ्या परिपक्वता।
इसे कहते हैं स्यूडो मैच्योरिटी। देखो, इस टर्म को जो दिया है वो रॉस ने दिया है, और इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा ऐसा मतलब उसकी स्थिति रहती है ना कि वो कहता है कि मुझे सब पता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन वास्तविकता में उसे उतना कुछ नॉलेज होता नहीं है। ठीक है, कभी भी वो अगर वो जो अंत में अगर फंसता है मुसीबत में या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कहीं भी अटकता है, तो वो सीधा हेल्प मांगने के लिए अपने पेरेंट्स या फिर टीचर के पास अंततः आता ही है। ठीक है, यानी कि सीडो का मतलब दिखावटी है ना, दिखावटी परिपक्वता या फिर आंशिक परिपक्वता। वह वास्तव में परिपक्व हुआ नहीं रहता, पर उसे लगता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। क्लियर है इतनी बात? और इसी में एक और टर्म है, संग्रहण वाली प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। संग्रहण मतलब कि कलेक्शन। देखो, कलेक्शन वाली प्रवृत्ति लगभग सभी बच्चों में होती है। हम जब छोटे थे तो हमें अगर सिक्के मिलते थे ना, कॉइन्स, तो हम उसे क्या करने लगते थे, जमा करते थे। ठीक है, या फिर बोतल के ढक्कन हो गए, और क्या हो गया, माचिस की डिब्बियाँ। सबको अपना अपना बचपन याद आ रहा होगा ना। मतलब इस तरीके की कोई भी वस्तु छोटी छोटी हम उसको क्या करके रखने लगते हैं, इकट्ठा करके रखने लगते हैं, यानी कि संग्रहण की प्रवृत्ति, ये इसका विकास होता है। लेटर चाइल्डहुड की ये समझ लो खासियत है या फिर लक्षण है उसमें ये देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? ठीक, तो आज हमने पढ़ा क्या, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में दो टाइप्स या फिर दो स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूरे बाल्यावस्था को हमने पढ़ के उसका रिवीजन कर लिया। अब देख लो उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, इसका भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसे भी। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, आयु सीमा 6 से 12 वर्ष, इसे विद्यालयी अवस्था भी कहते हैं। स्कूल जाना शुरू कर देगा बच्चा। ठीक, बौद्धिक क्षमता का विकास होने लगेगा, गणना करने लगेगा, तर्क करने लगेगा, वर्गीकरण सीख लेगा। ठीक है, चीज़ों को क्रम से जमाना सीख लेगा। ठीक है, और सामाजिक विकास, गैंग एज कहते हैं इसको, समूह टोली बनाना शुरू कर देगा, ग्रुप में खेलेगा, टीम भावना का विकास होगा। ठीक, अनुशासन और नैतिकता की समझ, सही गलत का कि मतलब सही और गलत क्या है वह समझने लगेगा, और नियम मानेगा, नियम फॉलो करेगा कि ऐसा नहीं करते, अच्छे नागरिक बनना है, अच्छे बच्चे बनना है तो नियम फॉलो करो, यह सोच करके वह नियम फॉलो करेगा। गंदी अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे खेल कूद एकदम फुल एनर्जेटिक रहते हैं, और कपड़े गंदे, धूल मिट्टी कीचड़ में खेल के, मतलब इस तरीके से इस वाली अवस्था में अक्सर बच्चे गंदे होकर के घर पहुंचते हैं। ठीक है, स्फूर्ति की अवस्था, इसमें एनर्जी जो एकदम बूस्ट रहता है। ठीक है, वो घंटों तक क्रिकेट या फिर जो भी खेल है, कबड्डी हो गया, फुटबॉल खेल सकता है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, इसमें एक्सप्लोजन किसका होता है, वोकैब का, वोकैबुलरी एक्सप्लोजन, शब्द भंडार में एकदम से इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। संग्रहण की प्रवृत्ति का विकास, यानी कि अभी मैंने बताया कि कलेक्शन करेगा वो चीज़ों का, और हो सकता है कि अपना एक छोटा सा बॉक्स बना के रख ले, या फिर छोटा सा बैग बना के रखे, उसमें कॉइन हो गया, बोतल के ढक्कन हो गए, या फिर माचिस की डिब्बियाँ हो गई, वो इकट्ठा करेगा। सीडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता, झूठ मूठ का दिखावटी, उसे लगा कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं, मैं सब कर लूँगा, लेकिन अंत में जब फंसता है तो फिर वो हेल्प मांगने के लिए अंततः माता पिता या फिर शिक्षक, अपने टीचर्स के पास जाता ही है। ठीक, पियाजे ने इसे क्या कहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें वो जो भी चीज़ करेगा मूर्त चीज़ों को, मतलब ठोस रूप में ही चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन वो किशोरावस्था में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने आज बाल्यावस्था और उसके दो टाइप्स, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद है कि यह टॉपिक अब एकदम आपके दिमाग में छप गया है, क्लियर हो गया है, और जितने भी क्वेश्चन हम आगे भी सॉल्व करेंगे किशोरावस्था कंप्लीट करने के बाद, तो वो उसमें आप कहीं भी एक क्वेश्चन में भी नहीं फंसेंगे, एक भी क्वेश्चन में आपसे ऐसा नहीं होगा जो वो छूटेगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। किशोरावस्था को डील करेंगे गहराई से, एग्जाम्पल्स के साथ एकदम शानदार दमदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए ज्ञान यज्ञ के साथ। धन्यवाद।